तो आईआरआई की जो रिपोर्ट है, उसके जो संकेत है, उसको हमने आपको दिखाया, लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि आखिर क्या स्थिति है। जी हां, जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, जो कुछ हुआ वो अमेरिका की शय पर हुआ। उस समय जो बाइडेन थे और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जिसका तख्ता पलट हुआ शेख हसीना का, खुद उसने लगाया। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। जो बाइडेन जा चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं यूनिस भी परेशान हैं। इसलिए वो पाकिस्तान के साथ गलवैया कर रहे हैं। मनन द्विवेदी विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। मनन साहब, हम ये चर्चा तब कर रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं। पहले फ्रांस में होंगे और उसके बाद वो अमेरिका में होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ होंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि पहले भी मैंने ट्रंप के साथ मिलकर वैश्विक परिवेश में काम किया है और अब भी कई सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी जो कि बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश में भी चर्चा होगी और ये जो मुलाकात और चर्चा है, इस चर्चा को लेकर अगर सबसे ज्यादा किसी के माथे पर पसीना होगा, पेशानी पर लकीरें होंगी चिंता की, तो वो मोहम्मद यूनिस के। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, फ्रांस भी जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे और पहुंच चुके हैं। तो उसमें ये है कि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामलों पर बातचीत होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम देखें तो स्टॉक टेकिंग उसकी चल रही है, उसका रिव्यू प्रोसेस चल रहा है और उसके अलावा और भी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उन पर भी बातचीत होगी। तो एक तरीके की समिति है जिसमें मोदी और ट्रंप आपस में बातचीत करेंगे। और इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत एक रक्षा समझौता, बड़ा रक्षा समझौता भी न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में होगा। पर इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो मैं अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का विद्यार्थी हूं। तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं या फिर भारत में जो परिप्रेक्ष्य कुछ सेक्शंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स लेके आते हैं, वो ये है कि अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया। जो बात पूर्णतः गलत उनकी भी नहीं है, पर क्या है कि अमेरिका में भी कई बार जो चीजें होती हैं वो बेसिकली डीप स्टेट की तरफ से होती हैं। जी। और जो इस्लामिक डीप स्टेट है और जो क्या कहते हैं कि जो ट्रैफिक्ड मनी का जो डीप स्टेट है, चाइनीज मनी है और जो कम्युनिस्ट मनी है, उनका जो डीप स्टेट है उनके थ्रू होती हैं। और अमेरिकन एजेंसीज जो है, कुछ अमेरिकन एजेंसीज उसको फंड करती हैं, रूट करती हैं या फैसिलिटेट करती हैं। तो जो आईआरआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें मुझे नहीं लगता कि ये बात है कि ये पैसा आया कहां से। जबकि अगर हम इतिहास को भी देखें तो हम पाएंगे कि निकारागुआ, वेनेजुएला, ये दो ऐसे राष्ट्र हैं और लैटिन अमेरिका के कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर अमेरिका ने इंटरफेयर किया। उन्होंने सब तरीके के मीन से इंटरफेयर किया और उन्होंने वहां पे सत्ता परिवर्तन किया या नहीं कर पाए, वहां सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया, मिलिट्री, इकोनॉमिक और नॉन मिलिट्री मीन्स के थ्रू भी। तो मुझे लगता है कि सेंट मार्टिन एक बहुत बड़ा कॉज रहा जिसके चलते बाइडेन ने इंटरफेयर किया। पर ये सेंट मार्टिन बड़ा छोटा सा मुद्दा है, ये एक आइलैंड है, इसके पीछे अमेरिका क्या कभी भी कुछ और कैसे भी है? ले सकता है। आप कह रहे हैं कि सेंट मार्टिन के कारण जो बाइडेन ने ऐसा किया होगा, लेकिन सेंट मार्टिन कोई छोटा सा मुद्दा है, तो क्या इसके पीछे कुछ और है? एक बार आखिर क्या है आईआरआई, इस पर चर्चा कर लेते हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं। असल में इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट है ये। अब ये क्या है, ये बना कैसे? 1983 में नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के तहत इसकी स्थापना हुई और बोर्ड में कौन है? बोर्ड में अमेरिका के एक सीनेटर हैं, टीम में अमेरिका के कई पूर्व अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। इस संस्था को एक गैर पक्षपाती संगठन माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल से इस संस्था का कोई संबंध नहीं है। अब जब सीनेटर इसमें हैं बोर्ड में, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यह अपने गौर की बात है। अब इसकी फंडिंग कहां से होती है, यह गौर करने वाली बात है कि आईआरआई की फंडिंग कहां से होती है। असल में अमेरिकी विदेश मंत्रालय जो है, अमेरिकी विदेश मंत्रालय में जॉर्ज सोरोस की USAID
नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी एक एनजीओ है जो अमेरिकी संसद से इसे फंड मिलता है। अब जहां जॉर्ज सोरेस का नाम आ गया, आप वहां क्या संकेत कहेंगे? आप भले ही ये कहते रहिए कि किसी राजनीतिक दल से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या डीप स्टेट से भी इसका कोई मतलब नहीं है? ये समझने की बात है, और ये समझने के लिए मैं मदन द्विवेदी के सब पास चलूंगा। मनन साहब, क्या कहेंगे RIR को लेकर? बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि सरकारी तंत्र से अलग थलग पड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है या संस्थान है, पर होता यह है कि जब आपका व्हाइट हाउस भी कोई डिसीजन लेता है और इम्प्लीमेंट करता है, तो उसमें हमें ये देखने वाली बात है कि उसमें जरूरी नहीं है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ही वो निर्णय लिया है। तो पर आपकी बात से भी मैं एग्री करता हूं कि भारत तो यही मानेगा, पाकिस्तान यही मानेगा, चाइना यही मानेगा, विश्व के सारे राष्ट्र यही मानेंगे कि अमेरिका की विदेश नीति है। पर इसमें हमको थोड़ा इसकी जो सटलिटी है, जो इसकी महीनता है, उसको समझना चाहिए। और तो उसमें यह है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट कभी कभी आपकी गवर्नमेंट को, आपकी स्टेट को कुछ अधिकारी अमेरिका में आत्मसात कर लेते, उसके ऊपर कंट्रोल कर जाते हैं, डोमिनेट करते हैं। और अगर हम ट्रंप साहब के जो कैंपेनिंग में जाएं, तो उन्होंने ये बात बोली कई जगह अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान कि करीब 20,000 सरकारी डिपार्टमेंट हैं अमेरिका में, उसमें से 10,000 सरकारी डिपार्टमेंट ही ऐसे हैं, यानी कि 50% डिपार्टमेंट हैं जहां पर प्रेसिडेंट की चलती है, उसकी उनकी बात को माना जाता है। बाकी 50% क्षेत्रों में डीप स्टेट का राज्य है, जो वेस्टेड और कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप कैपिटलिस्ट नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि वो भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी बिजनेसमैन है, ये सब बातें कौन नहीं जानता। पर जो इंट्रिकेसीज होती हैं गवर्नेंस की, उसके चलते आधे सरकारी क्षेत्र ऐसे हैं ट्रंप साहब के हिसाब से, और उनसे बेहतर ये बात कौन जानता है कि जहां पर गवर्नमेंट की भी, व्हाइट हाउस की भी पूरी तरीके से नहीं चलती है। तो बाइडेन यहां पे आते हैं, डेमोक्रेट्स यहां पर आते हैं, और अमेरिकी विदेश नीति के सो कॉल्ड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेमोक्रेटाइजेशन, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स की सिक्योरिटी, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। और प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस का काफी हद तक जो एजेंडा है, उसको ये लोग हाईजैक कर लेते हैं, मेरी ये समझ है। मनन साहब, एक चीज बताइए आप कि ये जो संस्था है IRI, क्या आप मानते हैं कि इस संस्था में डीप स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, या प्रत्यक्ष तौर पर डीप स्टेट से ये संस्था नहीं जुड़ी हुई? जी, मुझे लगता है कि ये इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो स्टेट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट दी, तो इसमें कई बहुत सारे पेज होते हैं, कई सारे तर्क होते हैं। इन्होंने रिपोर्ट दी और बाइडेन ने इसको फॉलो किया, और अगर ट्रंप होते बाइडेन की जगह तो ट्रंप फॉलो नहीं करते, और अपने किसी और थिंक टैंक है बेसिकली, और हर थिंक टैंक का एक आइडियोलॉजिकल और एक कैपिटलिस्टिक बिहेवियर होता है, रीजनिंग होती है, कारण होते हैं, मैंडेट होता है, एजेंडा है। और रिपब्लिकन का भी देखिए, तो ये जो आ रही है, इसका ये भी हो सकता है कि ट्रंप साहब के आने से, रिपब्लिकन्स के पावर में आने से एक वहां की सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और व्हाइट हाउस में इनका एजेंडा भी बदले, क्योंकि ये अगर ट्रंप साहब इसको चला पाएंगे अपने तरीके से, तो ये प्रो अमेरिका बातचीत करेगी, प्रो राष्ट्रवाद बात करेगी, और प्रो मानवतावाद बात करेगी। जबकि मानवतावाद बात तो ये कर रहे थे, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बोला, यूएसएड की बात है, तो उसमें यह है कि अमेरिका का वैसे भी ये एजेंडा रहा है, जो सटलिटीज के साथ रहा है, पेचीदगियों के साथ, पेचों के साथ रहा है, कि रिजीम चेंज अमेरिकी विदेश नीति का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये उनका एक हथकंडा है। और लैटिन अमेरिका में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये इसको अपनाया जा चुका है, पर ये बेसिकली कंटेनमेंट के लिए, कम्युनिस्ट कंटेनमेंट्स के लिए इस पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। अब कम्युनिज्म कमजोर पड़ा है, पर जो छुपी हुई ताकत है उनकी, जो छुपी हुई कम्युनिस्ट कैपिटल है, उसको रोकने के लिए अभी भी जरूरत है कि कई राष्ट्र मिलकर काम करें, और ट्रंप ने इसका मुद्दा उठाया है। मैं आपसे पहले भी ये बात बोली कि ट्रंप अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर कर चुके हैं इस मामले में,
कि भाई आधा कंट्री और आधी पॉलिसी मेकिंग हमारे हाथ में नहीं है। तो अब मैं उनकी आपसे बात पूछना माने। चाहता हूं, उन्होंने तो अपने भाषण में इस बात का भी संकेत दिया था कि वो डीप स्टेट के खिलाफ हैं और डीप स्टेट पर उनकी सख्त नजर होगी। क्या वो कर सकते हैं? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई ले सकते हैं, या ये माना जाए कि डीप स्टेट अब तक जो साजिशें कर रहे थे दूसरे देशों को लेकर, उनमें कमी आएगी? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, उनका पर्सनल कैरिज्मा है, उनका चार्म है, और मेक अमेरिका फर्स्ट और मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसको लेकर वो आगे बढ़े हैं अपनी कैंपेन ट्रेल में और अपनी पहली रिजीम में भी। तो अगर मेक अमेरिका ग्रेट करना है ट्रम्प साहब को, या उसके प्रति सच्चा उतरना है, अगर उनको उसको फॉलो करना है अपने एजेंडा और मैंडेट को, तो उसके लिए उन्हें डीप स्टेट के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा और कार्य करना ही पड़ेगा। उनके पास कैपिटल है, उनके पास मैन पावर है, उनके पास स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और उनको अपने कोएलिशन एलाइज को साथ लेके चलना पड़ेगा। यहाँ कभी कभी ट्रम्प साहब की नीति लचर हो जाएगी, जिस तरह की जो आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है कनाडा या मैक्सिको के साथ। पर मैक्सिको पूरा डीप स्टेट का आपके सामने रंग रोगन का कार्य होता है वहां बिल्कुल, पर। वहां पे बिल्कुल। स्मॉल आर्म्स ट्रैफिकिंग होती है। डीप स्टेट क्या है? ड्रग मनी है, डीप स्टेट है। स्मॉल आर्म्स ट्रैफिकिंग है, डीप स्टेट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन, इन सब चीजों के विरुद्ध ट्रम्प साहब काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और उनके अगर डिपोर्टेशन की पॉलिसी के बारे में हम देखें, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। जो कई बातें ऐसे सामने आ रही हैं कि अप्रवासी भारतीयों को चेनों में भेजा, पर इस सब खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है कि भारत की जो कोई 100-120 लोग भेजे गए, उनको भेजा गया है ऐसे करके। तो चलिए, पूरी इंतजार बात करते यह हैं। है कि ये एक वैश्विक फिनोमिना है, जी। जिसके अगेंस्ट मोदी जी भी स्ट्रगल करते हैं और ट्रम्प साहब भी इसके अगेंस्ट कन्फ्रंट करेंगे। और देखना होगा कि ये अगर ये समझिए। दोनों की बैठक हो रही है तो क्या संकेत निकल कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनन साहब आपका।